सभी को नमस्कार। जैसा कि हम लोग सीटेट का PYQ कर रहे हैं, तो 7 जनवरी 2022 का हम लोग PYQ कर रहे हैं। आइए उसमें लगातार करते हुए उससे आगे का सवाल देखते हैं। चलिए, सवाल कहता है कि केरल संपर्क क्रांति ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 30 अक्टूबर को 13:10 बजे छूटती है। 1 नवंबर 2021 को 3:20 बजे को पहुंचती है। ये 12 से अधिक है खुलने का समय, यानी दोपहर के बाद का समय है। दोपहर के बाद का समय 12 बजे के बाद समय, और 3:20 बजे है, यानी रेलवे के लिए सुबह का समय होता है। चलिए, तो हम लोग सॉल्यूशन में क्या करेंगे। ट्रेन कब खुल रही है? 30 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर को, और इसके बीच 31 अक्टूबर भी होगा, क्योंकि अक्टूबर का माह जो होता है वो 31 दिनों का होता है, और फाइनली 1 नवंबर को वो पहुंचती है। 30 अक्टूबर को लगा समय, 30 अक्टूबर को लगा समय, यानी रात 12 बजे तक, है ना, रात 12 बजे, रेलवे के अनुसार 24 बजे तक, 24 बजे रात तक। तो खुलती कितनी? 24 बजे का टाइम देखना है। खुलती है कितने? 13:10 में, तो 13:10 इसमें से निकाल देंगे। ठीक है, इसको माइनस करके देख लेते हैं। 24 बजे और 13:10, देखिए यहाँ पे 1 घंटा ले जाएंगे। यहाँ 1 घंटा जाएगा मिनट बनने के लिए, तो 60 मिनट हो जाएगा। 60 में 10 गया 50 मिनट, और 3 में से 3, और यहाँ हो जाएगा 3 में से 3 गया 0, यानी 10 घंटे 50 मिनट, यानी कि 10 घंटे 50 मिनट समय लगा। ठीक है, अब रात 12 बजे तक, 30 अक्टूबर को जब ट्रेन 1:10 बजे 13:10 यानी 1:10 बजे दोपहर में खुलती है, तो रात 12 बजे तक, यानी कि 24 बजे रेलवे के अनुसार 10 घंटे 50 मिनट की यात्रा तय हो चुकी है। 31 अक्टूबर को लगातार चलती है 24 घंटा, तो 31 अक्टूबर को पूरे दिन, 31 अक्टूबर को पूरे दिन का समय, पूरे दिन का समय, ये हो जाएगा आपको 24 घंटे, ये हो जाएगा आपको 24 घंटे। और 1 नवंबर को, यानी कि फाइनली 1 नवंबर को 3:20 बजे पहुंच जाती है। 3:20 का अर्थ हुआ कि सुबह के 3:20, है ना, 3:20 बजे सुबह, तो 12 बजे रात तक का तो हो ही गया है। 12 बजे रात तक का तो हो ही गया है। 31 के 12 बजे रात का हो चुका है, उसके बाद 1 नवंबर ही होगा, और 1 नवंबर की सुबह के 3 घंटे 20 मिनट ट्रेन चली है। 3 घंटे 20 मिनट की यात्रा हुई है। ठीक है, तीनों को हम लोग जोड़ देंगे। 0, 5 2 7, ये हो गया 7, 2 1 3, इसको जोड़ देना है। पहला दिन 10 घंटा 50 मिनट, दूसरे दिन 24 घंटा, तीसरे दिन सुबह सवेरे 3:20 में पहुंच जाती है। 3 घंटे 20 मिनट की यात्रा हुई है। इतना घंटे हम देख रहे हैं, यहाँ 60 से अधिक है, तो ये मिनट है और ये घंटा है। ये घंटा है और ये मिनट है, और मिनट में 60 से अधिक है, तो 60 मिनट का क्या होता है? 1 घंटा होता है। 1 घंटा होता है। इसको क्या करेंगे, इसमें से 60 माइनस कर लेंगे, इसका जो 1 घंटा बनेगा वो घंटा में जोड़ देंगे। वो क्या करेंगे हम लोग? घंटा में जोड़ देंगे। ये बच गया 10, ये हो गया 38, यानी 38 घंटे 10 मिनट कुल समय लगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। इसको एक बार और समझ लीजिए। अक्टूबर 31 दिन का होता है। 30 अक्टूबर को ट्रेन खुली है 1:10 बजे, तो 24 बजे यानी रात 12 बजे तक, तो 24 में से 13:10 को माइनस किए, 10 घंटे 50 मिनट। 31 अक्टूबर को लगातार चलते रहा ट्रेन, तो 24 घंटा वहां, और 1 नवंबर को सुबह सवेरे पहुंचा दिया है 3:20 सुबह में। तीनों को हम लोग जोड़े, 37 70 आया, 70 मिनट था, 60 से अधिक था, इसको बना लिए घंटा और घंटा में जोड़ दिए, यहाँ बच गया 10। ठीक है, इस तरीका से 38 घंटे 10 मिनट का समय यात्रा में लगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या है। देखिए, संख्या आपको जानबूझ के एक ही तरह का लगभग दे जाता ताकि आप गलती करें, घेचपेच कर देता है। तो हम जानते हैं कि भारतीय अंकन पद्धति में इकाई, दाई, सैकड़ा बाद कोमा होता है, यानी इसका अर्थ हुआ कि ये 1010 है, ये 1101 है, ये 1001 है, ये 1011 है। देखिए, ये 1001 है, ये तो 1100 है,
1100 है, 1001, 1011, 1010, तो सबसे छोटी यही हो गई। सबसे छोटी कौन सा हो गया? 1001। और सबसे बड़ी कौन हो गई? यहाँ 1100, ये सबसे बड़ी हो गई। ठीक है। अब कहता क्या, इसका अंतर बताइए। क्या निकालना है? अंतर, यानी कि घटाओ, व्यवकलन। तो सबसे बड़ी है 1101 माइनस 1001, माइनस कर दीजिए। 1101 में से 1001 माइनस कर दीजिए। एक में से एक गया शून्य, शून्य, एक का एक, यानी 100। बिल्कुल आसान सवाल है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। क्या किया हम लोग? सीधा देख लिए सबसे छोटी 1001, 1010, 1001, 1010, 1011 और 1101। तो सबसे छोटी इसमें 1001 ही था और सबसे बड़ी 1101 था, 1101 था। इसमें से इसको माइनस कर दिए, 100 आया। कितना आया? 100। यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। बहुत आसान सवाल है, लेकिन इसको ध्यान से देख के आप जोड़ घटाव करेंगे। चलिए, यहां सवाल कहता है कि अगली संख्या क्या है। देखिए, 2 के बाद 1 है, 2 के बाद क्या है? 1 है, 1 के बाद क्या है? 1/2 है, 1/4 है। 2 से 1 कैसे प्राप्त होगा? तो 2 को हम यदि 2 से भाग कर देंगे तो कट के क्या हो जाएगा? 1 मिल जाएगा हमको। यानी कि यहां पर 2 से भाग हो रहा है, यानी यहां पर 2 है ना, तो 2 में 2 से भाग हो रहा है, इसीलिए ये कट के 1 प्राप्त हुआ। अब 1 से 1/2 कैसे प्राप्त होगा? है ना। तो अब हम क्या करेंगे? 1 में भी 2 से भाग कर देंगे। यहां भी 2 से भाग किए, यहां भी 2 से भाग किए, तो 1 में जब 2 से भाग किए तो ये हमको प्राप्त हो गया। अब 1/2 में जब नीचे में भाग है ना, तो यहां पर 2 से हम भाग किए, जब भाग करेंगे तो नीचे में 2 अंक है तो गुना हो जाएगा, तब हमको ये प्राप्त हो गया। यानी कि यहां पर 2 से भाग किए तो ये प्राप्त हुआ, यहां पर 2 से भाग किए तो ये प्राप्त हुआ, यहां पर 2 से भाग किए तो 2 से भाग करने का अर्थ है भाग नीचे में होगा, लेकिन नीचे में पहले से एक संख्या है तो आपस में ये दोनों गुना होगा। तो 2 से भाग किए तो 1 एकम 1, 2 दूनी 4 प्राप्त हुआ। यानी यहां पर प्रत्येक में नीचे में 2 से भाग होते जा रहा है। 2 में 2 से भाग दिए, पूरा पूरी बराबर हो गया, कट के 1 आ गया। 1 में जब 1 में फिर वही काम किए, 2 से भाग दिए तो 1/2 प्राप्त हुआ। 1/2 में फिर 2 से भाग दिए, नीचे एक संख्या पहले से था इसलिए गुणा हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो गया। फिर इसी तरीका से यहां भी हम 2 से भाग करेंगे तब अगली संख्या आएगा। यहां 2 से भाग तो ये संख्या, यहां 2 से भाग नीचे में तो ये संख्या, यहां 2 से भाग तो ये संख्या, अगला भी यही होगा। 1 एकम 1, 4 दूनी 8, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। बस पैटर्न समझना है कि प्रत्येक जगह 2 से भाग देके अगली संख्या को प्राप्त किया है। 2 में 2 से भाग करके 1 प्राप्त किया, 1 में 2 से भाग करके 1/2 प्राप्त किया, 1/2 में 2 से भाग करके 2 दूनी 4, 1/4 प्राप्त किया। इसमें फिर हम 2 से भाग करेंगे नीचे में, तो नीचे में 2 संख्या होगा गुणा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 2 से भाग के 4 दूनी 8, यानी 1/8 आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल कहता है कि फलों की मूल्य सूची नीचे दी गई है, इधर फल का नाम है, इधर मूल्य प्रति किलोग्राम दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखिए, सही नहीं में क्या होता है कि आपको 4 में 3 सही रहेगा, एक ही गलत रहेगा, उसको ढूंढना है। और यदि नहीं लिखा हुआ नहीं रहता तो हमको एक ही सही खोजना था। तो यहां नहीं है, कौन सही नहीं है, इस पर ध्यान देना है। कहता प्रति किलोग्राम केले और अमरूद का कुल मूल्य। प्रति किलोग्राम केले, देखिए केला यहाँ पर किलो के भाव से मिल रहा है, हम लोग के तरफ ना दर्जन से मिलता है। यहाँ केले भी जो है वो प्रति किलोग्राम के दर से ही मिलता है ना, मिलता है ना केला, यहाँ पर प्रति किलो के हिसाब से मिलता है, दर्जन हिसाब से नहीं मिलता है। जो लिखा है वो मान लीजिए, प्रति किलोग्राम केले और अमरूद का कुल मूल्य। तो प्रति किलोग्राम केले, पहला ऑप्शन देखते हैं, केले 60 रुपए और अमरूद कैसे है 45, यानी कितना हो गया 145। ओह माफ कीजिएगा सर, 105 10, ठीक है। तो प्रति किलोग्राम केले और अमरूद, केले 60, अमरूद 45, जोड़ लिए, कुल मूल्य को 105 हुआ। आम के मूल्य से अधिक है, आम के मूल्य से अधिक है, 75 से अधिक है ये। हाँ, ये बात तो सही है, ये बात तो सही है, लेकिन हमको सही नहीं गलत ढूंढना है।
ये बात तो सही है कि केला और अमरूद को जोड़े तो 105 रुपया ही हुआ, ठीक है। आम के मूल्य से अधिक है, आम का मूल्य 75 ही है, यानी ये बड़ा है 75 से, यानी कि ये जो है आम से ज्यादा कीमत है, दोनों को जोड़ दिए, किसको किसको, केला और आम को, ये तो सही है। दूसरा देखते हैं, दूसरा ऑप्शन में कहता है कि प्रति किलोग्राम संतरे का मूल्य, प्रति किलोग्राम संतरे का मूल्य यानी ये 50 रुपए, आम के मूल्य का 3/4 है, आम के मूल्य का 3/4, तो आम का मूल्य कितना है 75, तो 75 का 3/4, 75 का 3/4 संतरे के बराबर है कि नहीं, है ना, संतरे के बराबर करना है। संतरे का मूल्य आम के मूल्य का 3/4, आम के मूल्य का 3/4, आम है 75 रुपये, तो 75 का 3/4, 75 गुणा 3/4, ये हो गया आपको। और संतरे कैसे है, संतरे है आपको 50, ठीक है। यहां देखिए 75 किया, 5 × 15 = 5, हासिल 7 × 21 = 22/4, ठीक है ना। अब 4 से भाग देकर देख लीजिए, 4 पंच, 4 से भाग देकर देख लीजिए 225 में, 4 पंच 20, 25 है ना, 4 7 यानी 56 रुपया से ऊपर जाता है, ये 50 ही है, तो यानी कि ये छोटा है, इधर 56 रुपया समथिंग आएगा, 56 रुपया समथिंग आता है। कहने का अर्थ यह है कि संतरा का दाम यहाँ पर कम है ना, ये जो 75 रुपया है आम के मूल्य का 3/4, वो 56 आता है, 56 दशमलव समथिंग आता है, लेकिन ये 50 है, संतरे का 50 है, तो प्रति किलोग्राम संतरे का मूल्य आम के मूल्य का 3/4 है, इसका 3/4 तो 56 होता है, लेकिन संतरे का तो 50 ही है, बराबर तो नहीं है, यानी कि आम के मूल्य का 3/4 56 होता है, संतरे 50 है, ये 3/4 भाग नहीं है, ये दोनों बराबर आ जाता, यहाँ भी 50 आ जाता तो ठीक था। ये ऑप्शन, ये ऑप्शन गलत लग रहा है। क्यों गलत लग रहा है, क्योंकि आम के मूल्य का 3/4, आम का मूल्य 75 था, इनका 3/4 निकाले तो 56 रुपये से ऊपर जाता है, देख लीजिए कितना जाता है, 56 रुपया 25 पैसा जाता है, 56 रुपया 25 पैसा जाता है, ठीक है, बराबर तो हुआ नहीं, ये ऑप्शन गलत लगता है। आगे बढ़ेंगे, प्रति किलोग्राम केले और आम का कुल मूल्य, केले और आम, केले और आम कितना है 75, ये कितना हो गया 135, कुल मूल्य सेब के मूल्य के बराबर है, क्या इतना सेब का है, हाँ है, ये ऑप्शन सही लगता है, ये भी सही लगा, ये गलत लगा। सेब का अमरूद से 3 गुना है, अमरूद है 45, क्या इसका 3 गुना सेब के बराबर है 135, 5 × 15 135, हाँ ये भी बराबर है, ये भी ऑप्शन सही, ये भी सही, ये भी सही, सिर्फ एक ही गलत हुआ। कैसे गलत हुआ, आम का 3/4 निकाले, तो आम 75 था, इसका 3/4 निकाले तो 56 रुपया 25 पैसा आया, और ये कहता है कि प्रति किलोग्राम संतरे का मूल्य है, तो प्रति किलोग्राम संतरे का मूल्य है 50, लेकिन ये कितना आ गया 56, बराबर नहीं ना हुआ, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 गलत है, और आपको गलत ही ढूंढना था, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, है ना। ये तीनों सही था, यही गलत था, तो गलत ही खोजना था हमको, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछ रहा है। समझ गए होंगे इसको आप लोग, नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछता है कि 24.4 × 5 - 90/5 - 25.5 × 4 का मान क्या होगा। एक जगह प्लस, एक जगह गुना हो रहा है, एक जगह माइनस हो रहा है, एक जगह भाग हो रहा है, तो यहाँ पर आप बोर्ड मास का नियम पालन करेंगे। ब्रैकेट की क्रिया पहले होगी, वो है नहीं, ऑफ की क्रिया होगी, का कहीं लिखा हुआ है नहीं, पहले डिवीजन की क्रिया होगी, बस इसी का फॉलो करना है, बस इसी का फॉलो करना है। 24.4 × 5, अभी गुणा कुछ नहीं करना है, माइनस 90/5 घटाओ 25.5 × 4, अभी सिर्फ भाग की क्रिया करेंगे बोर्ड मास के नियम के अनुसार से। यहाँ पर भाग क्रिया कैसे करेंगे, कुछ नहीं तो बटा 1 कर देंगे। देखिए यहाँ पे 24.4 × 5 माइनस 90 में भाग को जैसे ही गुना कीजिएगा तो ये पलट जाएगा, 1/5 हो जाएगा, इधर जस का तस लिख दीजिए, बाद बाकी 5 का 5 18 × 5 90, ये आपको आ गया 24.4 × 5 माइनस
18 माइनस 25.5 गुना 4। अब देखिए भाग की क्रिया हम लोग कर दिए, अब एक जगह गुना है और दूसरी जगह माइनस है। इसके बाद मल्टीप्लीकेशन यानी गुना क्रिया होगी, यानी अब इसकी और इसकी क्रिया होगी, दोनों जगह गुना है। यहाँ 24.4 गुने 5 करिए इसको, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 4 पंचे 20, 2 22, और 5 गुने 10 2 12। दशमलव से दाहिने और एक अंक है, तो एक अंक वाला दशमलव बैठ जाएगा। यहाँ गुना करते हैं 25.5 गुने 4, तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 22 का 2 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10। दशमलव से दाहिने और एक अंक है, तो एक अंक दशमलव बढ़ जाएगा। यानी ये दशमलव के बाद शून्य का कोई वैल्यू नहीं होता है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, 122.0 है ना, दशमलव उड़ेगा, एक पर एक शून्य बैठेगा, शून्य से शून्य कट जाएगा, कितना हो गया 122 ही हो गया ना इसका मान, 122/1 यानी 122 हो गया। यहाँ भी दशमलव के बाद केवल शून्य है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, दशमलव उड़ेगा, मान लीजिए एक बैठेगा, एक पर एक शून्य बैठेगा, शून्य से शून्य कट जाएगा, 102 हो गया ना। दशमलव के बाद शून्य का कोई वैल्यू नहीं होता है, उससे पहले जो होता है पूरी पूरी संख्या होता है। यहाँ हम लिख देंगे 122 माइनस 18 दिया हुआ माइनस यहाँ पर 102। ध्यान दीजिएगा आप ध्यान से, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, दोनों एक ही चिन्ह में है। अब किसी क्रिया होगी एडिशन की, यानी कि दोनों एक ही चिन्ह में है, तो क्या होगा, जब दोनों एक ही चिन्ह में हो तो संख्या जुट जाता है, संख्या जुटेगा सिर्फ 102 और 18 120 होगा, चिन्ह होगा माइनस का ही। तो 122 दोनों एक ही चिन्ह में, तो संख्या जुटेगा 120 प्लस 18 यानी 120, 102 प्लस 18 120, चिन्ह तो यही माइनस का ही रहेगा। अब 122 में से 120 घटेगा, कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही 2 बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, यही तरीका है इसका, दोनों माइनस में था तो संख्या जुटेगा लेकिन चिन्ह लग जाएगा माइनस का ही। इधर 122 था ही, 122 में से 120 का 2 बच गया, आपका 2 ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चिन्ह पे इसका खासा ध्यान रखना है, जिस समय हम सरलीकरण पढ़ाए हैं ऐसे ऐसे सवाल को अच्छे से हल किए हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं, यहाँ तो आपको हम समझा ही दिए हैं। कहता है कि 90 के योगफल में क्या घटाया जाए कि परिणाम 25,000 प्राप्त हो। ठीक है, क्या घटाएंगे कि परिणाम 25,000 प्राप्त हो। क्या घटाना, मान लीजिए हमको पता ही नहीं क्या घटाना है, माना कि x घटाने पर वह संख्या प्राप्त होगा, ठीक है। तो इतना के योगफल में पहले इसका योगफल निकाल लेंगे, संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, 99 प्लस 90 प्लस 900 इसको यहाँ पे जोड़ लीजिए आराम से। ऐसे सवाल में थोड़ी सी गलती हो जाएगी तो आंसर आपका जो आ सकता है वो सारा दे देता है, कि आप भक्चकाएं, आपको गलती हो जाए, है ना। तो 99 फिर यहाँ पर है 90 फिर आपको है 90099 इधर से भर देना है, इसको ऐड कर लेंगे, 9 ही रह गया, 9 से 70 का 7 हासिल 2 बच गया, 9 2 11 का 1 हो गया हासिल 1, 9 1 10 का 0 हासिल 1, ये आपको हो गया कुल 28,0179 हो गया। प्राप्त कितना करना है 2500, क्या करना है 2500। इसके योगफल में से क्या घटाया जाए, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार। अच्छा, एक सवाल आपसे हम पूछें कि 10 में से क्या घटाएंगे कि 6 प्राप्त हो जाए, 10 में से क्या घटाएंगे कि 6 प्राप्त हो जाए, है ना। तो 10 में से 6 घटा देंगे, यानी 4 घटाएंगे इसमें से, तो ये प्राप्त हो जाएगा। यानी जो ज्यादा हो गया है इसी में से ना जितना प्राप्त करना है उसी घटाना है, बस इससे कितना अधिक है वही घटा देंगे, इसमें से थोड़ा हो जाएगा। चलिए इसे बनाइए प्रश्नानुसार, इसमें 28,0179 में क्या घटाएंगे, माना x घटाते हैं, क्या घटाते हैं x घटाते हैं, तो कितना प्राप्त करना है 25,000 प्राप्त हो जाए। एक काम कीजिए, x माइनस में अंदर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा 28,0179, x माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा
बिल्कुल सही, प्लस में हो जाएगा। ये संख्या को संख्या तरफ भेज दीजिए, ये भी यहाँ प्लस में, इधर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही माइनस में हो जाएगा। इधर एक्स बचेगा। एक्स को हम क्यों भेज दिए, क्योंकि माइनस में था, हमको प्लस में लाना है ना, क्योंकि प्लस एक्स हमको निकालना है, तो इधर ले आए प्लस में हो गया। ये संख्या यहाँ प्लस में था, इधर ले आए क्या हो गया, माइनस में। अब इसको घटाइए, आराम से घटाइए, इसमें से 25 पे 3 शून्य, एक मिनट 25 पर 3 शून्य, तो 3 शून्य, 1 2 3 शून्य, इसके बाद है आपको 25, इसके बाद है आपको 25। अच्छा, कहीं हम लोग मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं लगा कहीं हम लोग गलत कर रहे हैं, 90 0 99, चलिए कहीं कोई गलती नहीं है, बस एक शून्य छूट रहा है यहाँ पे, है ना, बस एक शून्य छूट रहा है, यानी इसलिए बोले 25 पे 4 शून्य, तो चारों शून्य डालिए, 1 2 3, चौथा शून्य यहाँ, फिर आपको 25 माइनस कर लीजिए, 9 7 1 0 3, 3 0 1 7 9, 3 0 7 9, यहाँ कितना हो गया, 3 0 1 7 9 बराबर कितना, x, तो ये x के बराबर, तो x भी इसके बराबर, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए एक शून्य घट रहा था तो ऑप्शन बदल रहा था, इसलिए ध्यान रखिएगा सवाल में कितना शून्य दिया हुआ है, ठीक है ना, 25 पर 4 शून्य था। परीक्षा में ऐसे सवाल आए, कुछ नहीं करना है आपको, क्या घटाया जाए, बस इन तीनों को जोड़ लेना है, इन तीनों को जोड़ लेना है एकदम तुरंत, और उसमें से इसको माइनस कर देना है, बस इतना ही काम करना है आपको परीक्षा में। देखें क्या योगफल में से क्या घटाया जाए, इसके योगफल में से क्या घटाया जाए, इतना परिणाम प्राप्त हो, तुरंत इन तीनों को जोड़ लेना है, बस इतना ही काम करना है, तीनों को जोड़ लेना है, इतना हुआ, क्या घटाया जाए, तो यही घटा देंगे, यानी कि जो निकल जाएगा वही घटाया जाए। बस परीक्षा में सिर्फ इतना करना है, एग्जाम हॉल में सवाल को समझ के सिर्फ इतना करना है एग्जाम हॉल में, बात बाकी समझने के लिए आपका ये तरीका भी बिल्कुल सही है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां पूछा जाता है आपसे कि 25 मिलियन को भारतीय पद्धति में लिखा जाता है। देखिए इस पर हम थोड़ा चर्चा कर देते हैं। भारतीय अंकन पद्धति, ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति, होता क्या है कि हम लोग इकाई बोलते हैं, इकाई, फिर दहाई, है ना, फिर क्या, सैकड़ा, हजार, 10,000, है ना, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीका से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपको भारतीय अंकन पद्धति। यही अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति में क्या होता है उस चीज को समझ लेंगे एक बार, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। भारतीय अंकन पद्धति में आप जानते हैं कि ये तीनों एक साथ रहता है, इसके बाद 2-2 का समूह बनता है, इसके बाद 2-2 का समूह बनता है, 3 के बाद 2-2 का, लेकिन अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति में 3-3 का बनते चल जाता है, 3-3 का ही बनते चला जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें पहले इकाई होता है, वंश, इकाई, दहाई 10, सैकड़ा 100, सैकड़ा हम हिंदी में ही लिखते हैं अभी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसके हम लोग 1000 1000 करते हैं ना, तो यहां भी इसका वही रहता है, 1000, 10,000, ठीक है ना, इसके बाद इसका आ जाता है 100,000 आ जाता है, ठीक है। इसके बाद शुरू होता है मिलियन, 10 मिलियन, ठीक है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10, और सॉरी माफ कीजिएगा एक मिनट, यहाँ 10 लाख लिखा जाएगा, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इकाई इधर होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, यानी इधर इसका 3-3 का समूह बनता है, कोमा जो लोग देता है संख्या में 3-3 के बाद, 1000, 1000, 1000, मिलियन, 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 10 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, इसके बाद उसका वही होता है बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, है ना, फिर ट्रिलियन से होता है ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, इसके बाद इसी तरीका से बढ़ता है क्वाड्रिलियन, क्विंटिलियन। वो हम आपको अगले जो हम शुरू करेंगे ना बेसिक कंसेप्ट, उसमें हम आपको ये बता देंगे, एक क्लास में अच्छे से बता देंगे। अब ये जानिए कि भारतीय अंकन पद्धति का 10 लाख जो है ना, 10 लाख जो है ना, इसके 1 मिलियन के बराबर होता है, ठीक है ना, जिसका अर्थ हम लिख दिए। इसमें 3-3 का समूह बनता है, बस इतना याद रखिएगा, 3-3 का
समूह बनता है। 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 आगे, 3 इस तरीका से। अपने अंकन पद्धति में 3 के बाद 2 होता है। 1000, 10,000 बस, लाख, 10 लाख बस, करोड़ इसमें वो नहीं होता। मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, हजार है तो 1000, 10,000, 100,000, है ना। बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, वो आपको हम बताएंगे। अब इसके कुछ दिन हम बाद 2005 हम शुरू करेंगे ना, तो हम बताएंगे। अभी फिलहाल ये समझिए, मिलियन की बात आई तो मिलियन को भारतीय अंकन पद्धति में 10 लाख कहते हैं। यानी कि आप इतना समझ लीजिए कि 1 मिलियन बराबर, 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 10 लाख होता है। तो चूंकि 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, इसीलिए 25 मिलियन में कितना होगा? तो 25 से गुना हो जाएगा, 25 गुना 10 लाख, 25 है 250 लाख, 250 लाख। और आप जानते हैं कि 10 लाख किसके बराबर होता है? 1 करोड़ के बराबर होता है। और अपने भारतीय अंकन पद्धति में चूंकि 10 लाख होता है तो 1 करोड़ हो जाता है। 10 लाख में 1 करोड़, इसलिए 1 लाख में 10 से घट के हो गया है, यानी 1/10 करोड़, 1/10 करोड़। इसीलिए कितना? 250 लाख में, 250 लाख में 1/10 गुना 250, ये 0 से कट जाएगा, यानी 25 करोड़ हो गया। एक मिनट, लगता है कुछ गलती हो रही है। एक मिनट रुक जाइए आप लोग, 1 मिनट रुक जाइए, तो रुक जाइए, माफ कीजिएगा, गलती नहीं हो रही थी। यहाँ 10 लाख नहीं, 100 लाख का 1 करोड़ होता है। 100 लाख का 1 करोड़ होता है, 100 लाख का 1 करोड़। ये 0 से कट गया, 25/10 करोड़, 25/10 करोड़, यानी कि 2.5 करोड़, 2.5 करोड़, 2.5 करोड़, यानी कि 2 हो गया आपको करोड़, 0.5 है तो इसका आप शून्य दे सकते हैं। तो इतना करोड़ यहाँ पर आप शून्य दे सकते हैं, ठीक है ना। 0 पर 5 रहे तो इसका अर्थ 5 होता है, 5 पर खाली दशमलव शून्य दे दीजिए, इसका अर्थ 50 हो गया। 2 करोड़, ये करोड़ है, दशमलव से पहले पूरी करोड़ है। 2 करोड़ इधर है, करोड़ से कम क्या होता है? लाख, यानी 50 लाख। 2 करोड़ 50 लाख, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है? अब परीक्षा में कैसे करना है सिंपली वो समझिए आप। देखें 25 मिलियन को भारतीय पद्धति में, तो 1 मिलियन में 10 लाख होता है। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, हम ये जानते हैं। तो 1 मिलियन में 10 लाख, तो 25 मिलियन में, तो 1 में 10, तो 25 में 25 गुना 10, यानी 250 हो गया, 250 लाख हो गया। आप जानते हैं कि 100 लाख का कितना? 100 लाख का क्या होता है? 1 करोड़ होता है। तो 100 से भाग कर देंगे, इसमें 250 में 100 से भाग कर दीजिएगा, 100 दूनी 200, तो 100 से जब भाग किया आपने तो ये करोड़ निकल गया और नीचे में ये लाख निकल गया। सिंपल ही इतना करना है, 2 करोड़ 50 लाख, ये परीक्षा में आपको करना है। ऐसे भी जब 250 लाख आया तो 100 लाख का 1 करोड़, तो 250 है तो 2 बार 100 निकलेगा, यानी 2 करोड़ होगा और 50 लाख बच जाएगा। या दशमलव के बाद सिर्फ 5 बचता है। यदि हम यहाँ इसको विभाजित नहीं करते, तो यहीं पर आपको इस तरीका से निकल जाता, यहीं पर आपको इस तरीका से निकल जाता। समझिए इसको, थोड़ा सा समझिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम कट किए, तब शून्य को कट कर दिए, तब ना शून्य देना पड़ा। मान लीजिए हम कट नहीं करते तो कितना होता है? 250/100 होता। 2 अंक के बाद दशमलव बैठता, यानी 2.50 बैठता, इतना करोड़। तो करोड़ लिखा हुआ, दशमलव से पहले पूरी करोड़ है, ये लाख हो गया, तो 2 करोड़ 50 लाख, है ना। ऐसा हम इसलिए बाद में बताया कि आप लोग दशमलव के बाद 5 देखिएगा, कहिएगा 5 करोड़ है, ऐसा नहीं है। दशमलव के बाद शून्य बैठ सकता है। यदि 5 लिखना होगा दशमलव के बाद, मान लीजिए 5 लिखना है, 2.05 लिखेगा। नहीं लिखना है, 50 लिखना है, 2.5 लिखेगा या 2.50 लिखेगा। बात को समझिए थोड़ा सा। 5 लिखना है तो 0.05 को लिख देगा, आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। नहीं आया 2.5 आ गया, इसका मतलब आप समझ लीजिए वो 50 है। क्यों? 2.5 है, 5 जीरो है, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद शून्य छिपा रहता है।
या तो ऐसे लिख देगा या ऐसे लिख देगा। वो ऐसा मान आएगा चाहे ऐसा आएगा। यदि 50 लेना होगा तो 5 लेना होगा तो आपको ऐसा मान आएगा। इसलिए हम आपको मौखिक तौर पर परीक्षा में क्या करना है, सीधा 1 मिलियन में 10 लाख तो 25 मिलियन 25 दे 250 लाख तो 100 लाख का 1 करोड़, 100 में इसमें से 2 निकलेगा, 50 बच जाएगा, 2 करोड़ 50 लाख। ठीक है ना, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है, निम्नलिखित में कौन सा गणित में न्यून उपलब्धि के प्रति योगदान देने वाला कारक नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, ठीक है ना, कौन कौन नहीं हो सकता है। जो जो नहीं है तो पहले हम लोग जो कर सकता है उसी को ढूंढेंगे, जो नहीं कर सकता ऑटोमेटिक एक होगा जो निकल जाएगा। अच्छा एक चीज बताइए, न्यून उपलब्धि को प्रभावित करने वाले कारक होते कौन कौन है। न्यून उपलब्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हो सकते हैं, कौन कौन हो सकते हैं। इसमें सबसे पहला होता है शारीरिक अवरोध हो सकता है ना, प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला आपको शारीरिक अवरोध हो सकता है। दूसरा क्या होगा, मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है, मनोवैज्ञानिक अवरोध हो सकता है। इसके बाद तीसरा क्या हो सकता है, यदि भाषा उसको समझ में वहां का नहीं आता है तो भाषा अवरोध भी पैदा कर सकता है। और होता है सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है ना, उसको प्रभावित कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे न्यून उपलब्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन होते हैं। शारीरिक अवरोध, मान लीजिए वो शारीरिक रूप से अभी बीमार चल रहा है तो उसको आप कुछ भी बता रहे हैं तो उनका न्यून उपलब्धि प्राप्त नहीं होगा। मनोवैज्ञानिक अवरोध भी होता है ना, मेंटली अभी वो समझने को तैयार नहीं है ना, और आप उनको मनोवैज्ञानिक तौर से उसको उपाय कुछ और करना चाहिए, आप कुछ और कर रहे हैं, तो दोनों ही स्थिति में वो समझ नहीं पाएगा। भाषा अवरोध, यदि उसका वहां का स्थानीय भाषा मान लीजिए कि हिंदी है, वो कहीं और से आके आपके पास पढ़ने आया है, उसकी वो मातृभाषा या उसकी समझ की भाषा नहीं है, तो वो आपकी न्यून उपलब्धि वो हासिल नहीं कर पाएगा। और सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, मान लीजिए कि वो किसी अच्छे वर्ग घराने से आते हैं, ठीक है, और कोई बच्चा उतने ही उम्र का, मान लीजिए 8 साल का बच्चा है, ऊंचे घराने का है, उसका जो कल्चर है, सामाजिक परिवेश है, वो थोड़ा सा एडवांस है, और उतना ही उम्र का बच्चा है जो कि छोटे परिवार से है, छोटे सामाजिक संरचना से है, तो दोनों में बहुत अंतर आ जाएगा। यदि आप बड़े बच्चे को दे देंगे कि जाओ 145 रुपए लेके 38 रुपए खर्च करके आओ, कितने बचेंगे, तो वो कंफ्यूजन में आ सकते हैं। लेकिन आप उसी वर्ग के छोटे मध्यम समाज के बच्चे को बोलिए जो दिन रात इसी में लगे रहते हैं, वो संपन्न नहीं है, उसको आप दे दीजिए 145, बोलिए 38 खर्च करके कितना होगा बताओ, वो तुरंत आपको जवाब दे देंगे। तो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी जो है इसमें प्रभावित कर सकता है उसके न्यून उपलब्धि को। जैसे ध्यान दीजिएगा कि एक बच्चा है जो गरीब है, सब्जी बेचता है, ठीक है, तो उसको मोल भाव करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, 1 से 2 दिन वो ट्रेंड हो जाते हैं। उसी गुना भाव को करने के लिए बड़े हाई फाई फैमिली के उसको लगभग 2 महीना सिखाना पड़ता है, तो वो सीखता है। तो क्या होता है ना कि वो किस कल्चर से है, उसका सामाजिक जो है सो स्थिति क्या है, ये भी इस पर प्रभाव डालता है। तो अब बात आती है कौन नहीं डालता है, तो सामाजिक सांस्कृतिक में तो डालता है, ये तो डालता है। शिक्षार्थी के बारे में शिक्षक की धारणाएं, देखिए शिक्षक की धारणाएं भी डालते हैं। अब मान लीजिए एक शिक्षक है, वो कहीं सीखेगा ही नहीं, इस लायक की है ही नहीं, ये उपलब्धि हासिल ये चीज सीख ही नहीं सकता है। अब शिक्षक पहले ही धारणा मन में बना लिए हैं, अब उस बच्चा पे ट्राई भी नहीं किए हैं, तो क्या होगा कि उसके न्यून उपलब्धि में अवरोध पैदा हो जाएगा। शिक्षक की धारणाएं, अब शिक्षक पहले ही मान बैठे नहीं सीखेगा, कैसे सीखेगा वो, है ना। नदी में आप छलांग ही नहीं लगाए, आप ये कैसे पता कर लिए कि वहां से हम तैर के बाहर आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे। अरे पहले पोखर में आप एक बार छलांग तो आ गई साइड में ही, देखिए आपको तैरने आता है कि नहीं आता, आप निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं, है ना। तो आप कोशिश ही नहीं की, किनारे बैठ के सोचते रह गए। तो बच्चों के प्रति आप कोई भी धारणा मन में नहीं बनाना है,
शिक्षक की धारणाएं भी इसमें शामिल हो सकती है, प्रभावित कर सकता है बच्चे के न्यून उपलब्धि को। उसके बाद है निर्देशीय भाषा। निर्देश देने वाली भाषा यदि उसके समझ का नहीं होगा तो ये भी वहां पर आपको प्रभावित कर सकता है। निर्देश जो आप बच्चा को दे रहे हैं, बच्चा के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बच्चा का वो लैंग्वेज में पकड़ है या नहीं है, बच्चा समझ पा रहा है या नहीं पा रहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यदि निर्देश की भाषा उसके मुताबिक नहीं हुआ तो आपकी न्यून उपलब्धि प्राप्त नहीं हो पाएगी। और अगला है लैंगिक भेदभाव। लैंगिक भेदभाव जो है ना, न्यून उपलब्धि पर असर नहीं डालता है ना। जैसे हम लोग कहते हैं ये लड़की है ये नहीं सीख पाएगी, ये लड़का है ये सीख पाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको लिंग के आधार पर बांट देते हैं। ये नहीं करना है। कोई भी लड़की कुछ भी सीख सकती है और कोई भी लड़का भी कुछ भी सीख सकता है। इसमें जो है न्यून उपलब्धि, लैंगिक भेदभाव जो है उसकी न्यूनतम उपलब्धि में बाधा कभी नहीं बनेगा, है ना। आप जानते हैं कि लड़कियां क्या नहीं बनती है। अभी द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बन बैठी है ना। अब उसको पहले ही कह देते कि तो महिला है, ये राष्ट्रपति कैसे बनेगी। तो क्या होता, एक से एक आपके पास एग्जाम्पल है कि लड़कियां क्या नहीं करती। लड़कियां ट्रेन चलाती है, पायलट बन के एरोप्लेन उड़ाती है ना, फ्लाइट चलाती है ना। तो लड़कियां क्या नहीं कर सकती है, ट्रेन का इंजन चलाती है लड़कियां, पायलट बन बैठी है लड़कियां, राष्ट्रपति बन बैठी है लड़कियां। अब हम पहले ही उसके माँ बाप कह देते कि तू लड़की है, तू नहीं कर पाएगी। तो क्या साइना नेहवाल बन पाती? नहीं बन पाती। तो लैंगिक भेदभाव हम नहीं करेंगे। लैंगिक भेदभाव आपके न्यूनतम उपलब्धि में कोई बाधा नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये लड़की है नहीं कर सकती है, जी नहीं, वो लड़की है कर सकती है, लड़का है कर सकता है। हम लोग उसको लिंग के आधार पर नहीं बांटेंगे, ठीक है ना। यानी लैंगिक भेदभाव, इन चारों में हमको लगता है कि लैंगिक भेदभाव ही एक ऐसा है जो कि आपकी न्यून उपलब्धि में कोई भेदभाव पैदा नहीं कर सकता है, बाद बाकी भेदभाव पैदा कर सकता है। तो नहीं पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। यहां तक नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। या एक चीज और, एक दो सवाल में हम बहुत ज्यादा समय लगा देते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग पेशेंस के साथ देखिए। यदि हम चाहें तो उस सवाल का आंसर यूं अगर डायरेक्ट ये सही आंसर है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। जैसे पिछले सवाल में 2 था, 1 था, है ना, 1/2 था, 1/4 था, पूछ रहा था अगला क्या होगा। अब सीधे आके हम बोल देते कि वो होगा, तो वो आपके लिए सही नहीं है। हम आपके दिमाग में वो डालना चाहते हैं आखिर हुआ कैसे, पैटर्न क्या है। तो पैटर्न हम बताए थे कि 2 में 2 से भाग देके 1 प्राप्त किया, फिर 1 में 2 से भाग करके 2 से भाग किया तो 1/2 प्राप्त हो गया। अब 1/2 में फिर 2 से भाग कर रहा है, यानी कि भाग नीचे होता है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे तो दोनों में आखिर होगा क्या, दोनों एक ही जगह है तो गुना हो जाएगा। 1/4 प्राप्त हुआ, यानी हर जगह 2 से भाग ही हुआ है, तो यहाँ भी 2 से भाग करेंगे नीचे में, तो भाग करेंगे 2 से, तो यहाँ 2 लिखे। आखिर इन दोनों में क्या होगा, तो ये भी कहता भाई हम भी यहीं पर हैं, तुम भी भागी होने आए हो, तो दोनों आपस में गुना हो जाता है। 1/8 प्राप्त, इसका आंसर जो 1/8 आया था। तो इसमें हम बहुत ज्यादा समय लगा दिए थे, बार बार एक ही चीज को बोलते हैं, समय लगाते हैं समझने के लिए। तो आप लोग पेशेंस के साथ देखिए कि सर बोल क्या रहे हैं और कलम कहाँ है, एक्सप्रेशन क्या है बॉडी का, उससे आप तारतम्य बढ़ा के रखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और एक सवाल था जो झूठ मूठ का हम लंबा कर दिए थे पिछले ही सवाल में, 25 मिलियन बराबर क्या होगा। तो हम सीधा चाहते तो हम सीधा आपको बता देते, लेकिन हमने बगल में बताया कि भारतीय अंकन पद्धति में 3 के बाद 2 का समूह बनता है, अंतरराष्ट्रीय में 3 ही बनते जाता है। क्यों? क्योंकि आपके समझ में कुछ ना कुछ कंसेप्ट आवे, इसीलिए आप लोग पेशेंस के साथ देखिए। फिर 2.5 और 2.50 2.05 में क्यों समय लगाए, आखिर यही सब कंसेप्ट जब कमी रह जाती है ना तो बच्चे गलती कर बैठते हैं। इसीलिए मेरा टारगेट रहता है कि एक ही चीज को विभिन्न तरीका से समझा दें, ठीक है। ऐसे तो सीधा बोलते हैं कि 25 मिलियन है बाबू, हाँ तो 1 मिलियन में होता है 10 लाख, ठीक है ना। 25 है ज्यादा हो गया है, 25 गुना 10 यानी कि 250 लाख। ए बाबू चूंकि 100 लाख का 1 करोड़ होता है ना, तो 250 लाख न है, तो समझ लो 100 लाख का 1 करोड़ 250 का, तो इसमें 2 को 100 निकल जाएगा, यानी 2 करोड़ 50 लाख।
सीधा हम वहां टिक मार देते। लेकिन हम क्या किए, आपको बताए, इसलिए मेरा क्लास थोड़ा सा लंबा हो जाता है। ठीक है, आप ये देखिए कि आपको यहाँ क्या मिल रहा है, यहाँ आपको कंसेप्ट के साथ सवाल का जवाब मिल रहा है। बाद में कि आप खुद समझदार हैं। यहाँ तक क्लास देखने के लिए आप लोगों का एक बार पुनः शुक्रिया।